your YouTube class, and it is the last part of our chapter and it is a revision part. Okay, in our previous video or from starting till now we have seen the what is a federalism or federal government versus unitary government, then the features of the federalism, two roots of the federalism and features of the Indian federalism. ये हमने देखा. Then today we will recall the next subtopic and that is how is federalism practice. इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे की गई है. तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो लिंग्विस्टिक स्टेट, as we know that our India is a vast country and here is a diversity. आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. सो मेनी पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, दे हैव देयर डिफरेंट ट्रेडिशनल कल्चर. सो it is not possible to create unity in this type of nation. At that time our constitutions makers जो थे उन्होंने बहुत दूर का सोचा और उन्होंने इस टाइप के प्रोविजन बनाए कि that will be accepted by the all the people of the country. The first is linguistic states. The linguistic state is a first taste of the फेडरल गवर्नमेंट और फर्स्ट और मेजर टेस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट में ये सबसे पहला टेस्ट किया गया. फेडरलिज्म किस टाइप से होगा, किस टाइप से आएगा, तो लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म किए गए. इफ यू लुक द मैप ऑफ द इंडिया इन द 1947 एंड इन द 1930, दैट टाइम यू हैव बीन wondered by the drastic changes between the 1947 इंडिया एंड द 1913 का जो इंडिया है उसमें, because so many changes have done there, just like the those state which some state have vanished and some state have been created. कुछ स्टेट को खत्म किया गया, कुछ स्टेट्स बनाए गए, फिर बाउंड्रीज, कुछ स्टेट की बाउंड्रीज एरिया चेंज किया गया. अगर आप 1947 के बारे में इसमें देखोगे तो बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट हाउ इंडिया वाज चेंज एंड ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट्स. क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोगों को लगने लगा उनको कि अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट्स में रहते हैं तो दैट टाइम दे फील दे आर इक्वल. वो कैसे है इक्वल है? आज भी हम देखते हैं कि हमें हमारे लैंग्वेज वाला मिलता है तो हम उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं. अरे आप मेरी ही लैंग्वेज बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सिस्टम लगता है. बट सम लीडर्स थिंक दैट कि ये जो लैंग्वेज स्टेट फॉर्म किया गया इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. बट दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ था. एंड लोगों के बीच में लैंग्वेज स्टेट से यूनिफॉर्म सिस्टम आया था, यूनिटी आई थी, लोगों ने एक में की फीलिंग्स को जानना शुरू किया था. देन लैंग्वेज पॉलिसी, इट इज अ सेकेंड मेजर टेस्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट. ये सेकेंड टेस्ट लिया गया था कि फेडरलिज्म लाने में हमें क्या करना चाहिए, लैंग्वेज पॉलिसी. Our central government never given importance to any one language. उन्होंने कभी भी एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया और never declare any one language as a national language. But we know that Hindi is our what is? हिंदी क्या है हमारी? क्या है हिंदी? What is? हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं. ओके, नेशनल लैंग्वेज and Hindi is also declared as an official language. But कभी भी central government or any form of government never impose people or never pressure on the people to speak only Hindi. And we know that only 40% people are speaking Hindi. सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोल रहे हैं. And it given the protection to the other language and there are the 21 शेड्यूल लैंग्वेज. हमने देखा 21 शेड्यूल लैंग्वेज है तो उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. ऐसा नहीं कि हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. अ कैंडिडेट इफ यू वांट टू टेक अ पार्टिसिपेट इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दैट टाइम उसे वो जो लैंग्वेज में चाहे वो लैंग्वेज में अपना एग्जाम फेस कर सकता है. या फिर होता है कोई स्टेट की खुद की लैंग्वेज डिसाइड की जाती है, स्टेट अपने लैंग्वेज में एग्जाम लेता है, ऐसा भी होता है. अब एग्जाम्पल देखा हमने श्रीलंका का. श्रीलंका
give so many importance to the Hindi language. Sri Lanka was very cautious about the cautious about the Hindi language. Sri Lanka does not want to use English language as an official language. वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने 1965 में क्या किया था, बैन कर दिया था कि हम इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे. बट सम स्टेट्स आर हियर विच डज नॉट नो द हिंदी दैट टाइम, दे आर अगेंस्ट ऑफ श्रीलंका एंड दे वांट टू बी कंटिन्यू द इंग्लिश लैंग्वेज. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोथ द लैंग्वेज डिक्लेयर एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया और हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया. जैसे तमिलनाडु का एग्जांपल लिया गया, तमिलनाडु द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. तमिलनाडु में तो वायलेंट फॉर्म हो गया था कि हमें इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक पीसफुल कंप्रोमाइज किया और उसने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आप हिंदी का इंग्लिश का both the language you can use as a official language. Okay, the promotion does not mean that the central government can impose Hindi on a state. इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी ही इम्पोज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या इंग्लिश ही इम्पोज करेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया है, उसके लिए सभी लैंग्वेज सेम है. Then central state relations, as we have seen that in our first chapter, power sharing. The power has been shared between the different organs. First we saw that the power only in the hand of the central government, but later after when the India participate, क्या किया गया, इंडिया का डिवाइड किया गया, तो स्टेट्स फॉर्म किए गए. फिर वो स्टेट को हैंडल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिए गए. देन स्टेट गवर्नमेंट, हमारे स्टेट भी हमने देखा कि बहुत बड़े होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्री जितनी बड़ी होती है उतना हमारा एक स्टेट ही होता है. तो स्टेट को हैंडल करने के लिए फिर उतने बड़े लोगों को या उतना एडमिनिस्ट्रेशन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट. सो स्टेट इंट्रोड्यूस द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. एंड लोकल गवर्नमेंट को भी पावर इस टाइप से क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया गया. बट हमने ये भी देखा कि बहुत से जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार होती है, जो पार्टीज होती सेम होती है. समझो, सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ द कांग्रेस आर इन द स्टेट लेवल एंड इन द सेंट्रल लेवल. दैट टाइम द कांग्रेस होल्ड द पावर. मीन्स कांग्रेस के हाथ में पावर होता है, मीन्स पावर किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. तो स्टेट गवर्नमेंट को उतने पावर नहीं दिए जाते. और कभी कभी ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू सप्रेस द स्टेट गवर्नमेंट को दबाना चाहती, तभी वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहती. बट यहाँ पे जो हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में देखा है कि वहाँ पे पावर को प्रॉपरली डिवाइड किया जाता है डेमोक्रेसी कंट्री में. देन अगर ऐसा नहीं होता है कि अभी हमने देखा है कि इलेक्शन में कि किसी एक पार्टी से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, तो अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है कोई वन पार्टी को, तो दैट टाइम दैट party take a support of the another party and they both form a coalition government. दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, coalition government. किसी एक पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, इसकी वजह से एक से ज़्यादा पार्टी मिलकर आती है, गवर्नमेंट बनाती है. ये देखिए हमने सिग्निफिकेंट चेंज आफ्टर 1990 में सिग्निफिकेंट चेंज हो चुका है. तो इसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट के अभी आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट. ओके, देन डिसेंट्रलाइजेशन हमने अच्छी तरह देखा है. डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, एक्ट लाया 1992 को. तो इसमें कैसे डिसेंट्रलाइज किया गया, लेट्स सी. Okay, so we have already seen that what is the decentralization in India, what is the meaning of decentralization, when the power shared among the different organs or the different between the central government and the constituent unit, that is called डिसेंट्रलाइजेशन. यानी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना. फेडरलिज्म के हमने जो डेफिनेशन देखा उससे मिलता जुलता है. डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द पावर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. और फेडरलिज्म, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द
power shared between the different between the central government and the different constituent units, that is called federalism. कंफ्यूज नहीं होना है, मिलती जुलती डेफिनेशन लगती है हमें फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन की. ओके, तो एज वी हैव सीन दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज अ टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. One is central government and another is a federal government. But already we have seen कि it is not possible for the state to handle all the state, because we know that our state is bigger than the फॉरेन कंट्री से भी बिगर है पॉपुलेशन में देखा जाए तो इसकी वजह से हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू फिर जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट है दूर किए गए. तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which was passed in 1992. And what was in a constitutional amendment? Mandatory regular election. As we know that every 5 years in India here the held the elections and the people choose their representative. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके लाते हैं, अपना लीडर्स चूज करके लाते हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट चलाते हैं. तो मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन इज कंपल्सरी इन डेमोक्रेसी कंट्री. देन स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है. स्टेट इलेक्शन, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज टू वॉच द इलेक्शन इज अ फ्री और फेयर मैनर्स. तो फ्री और फेयर मैनर्स में होते कि नहीं, वहाँ पे कोई करप्शन तो नहीं है, कोई डर्टी ट्रिक्स तो यूज नहीं किया जा रहा है. स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं और वो इलेक्शन की ड्यूटी का वो सुपरवाइज करते हैं. सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन एंड SC/STs. एज वी नो दैट इन एंशिएंट टाइम्स वुमेन हैड एन अथॉरिटी टू एनी टाइप ऑफ उनके पास कोई भी टाइप की अथॉरिटी नहीं होती थी, न रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उनको. दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ द होम. घर के बाहर उनको अलाउ नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू टेक द एजुकेशन. एंड दैट टाइम देयर कंडीशन वाज वेरी वर्स्ट. एंड सेम थिंग हैपेंड विद द SC and ST. उनको भी कहीं वैल्यू नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था. सो द सम 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन के लिए रखा गया कि नहीं, रिजर्वेशन रहेगा तो वुमेन कैन टेक द पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड दे कैन सिट टुगेदर विद द मैन. एंड उनको भी रियलाइज होगा कि वी आर ऑल्सो द इंडियन एंड हम भी यहाँ के क्या है, सिटीजन है. तो सीट रिजर्व फॉर वुमेन एंड SC/ST के लिए सीट रिजर्व की गई. ये सारा डिटेल में हमने देख लिया, इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही थी. शेयर ऑफ रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट. हमने देखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर लोकल गवर्नमेंट को देती है. उनका रेवेन्यू सिस्टम भी होता है, क्योंकि उतने लोकल गवर्नमेंट को चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना इट इज नॉट पॉसिबल. सो तो क्या किया जाए उसमें, शेयर ऑफ रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट. तो जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसके साथ शेयर करती है, लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है. इस तरीके से देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. व्हाट इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 दैट वी हैव टू राइट दिस: मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड SC/ST, share of revenue with local government. Then local self government, as you know that for the rural area there is the one government and that is called panchayat. ग्राम पंचायत होती है, the head of the ग्राम पंचायत is a सरपंच हेड होते हैं. then other members होते हैं and ग्राम सभा होती है. the सरपंच इलेक्टेड by the people, लोगों के थ्रू मेंबर्स और सरपंच इलेक्ट होकर आते हैं. ग्राम सभा हर एवरी ईयर ग्राम सभा होना बहुत जरूरी होता है. ग्राम सभा में जो बजट है ग्राम पंचायत का डिसाइड किया जाता है. बजट का या फिर जो भी विलेज एरिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए जाते हैं ग्राम सभा भराकर. तो मीन्स कुछ गाँव का या एक गाँव, ईच गाँव और द ग्रुप ऑफ विलेज, ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज मेक अ ग्राम पंचायत. देन few gram panchayat, 2 or 3 gram panchayat combined make a पंचायत समिति. एंड जो पंचायत समिति मिलाकर क्या बनता है, जिला परिषद. ऐसा हमने देखा था. ओके, हमारे वीडियो में ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इन अ डिटेल, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली इन अ शॉर्ट. इट्स अ रिविजन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी. Then in urban area municipal corporation and the committees. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है, कमेटीज का चेयरपर्सन होता है, ये भी हमने देखा. पंचायत का, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है
और इस तरीके से इनके थ्रू क्या किया गया है, पावर को शेयर किया गया है और इनके थ्रू उस विलेज एरिया का, रूरल एरिया का, अर्बन एरिया का क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है। गॉट इट? In this way we have completed our revision. Okay, then we will take some question answer. Okay, the first question is banking and defense are the subject of, banking and defense are the subject of किस लिस्ट में आते हैं, यूनिटरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर। बैंकिंग एंड डिफेंस आर द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। किस लिस्ट में आते हैं, बैंक के, बिकॉज इट इज अ नेशनल लेवल पे ये होता है बैंकिंग का काम एंड डिफेंस का काम, तो इट्स कमिंग टू यूनियन लिस्ट। Then in 1947 the boundaries of several old states were changed on the basis of 1947 में जो कुछ स्टेट्स की बाउंड्री चेंज की गई थी वो किस बेसिस पे बाउंड्री चेंज की गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जस्ट अभी पढ़ा है हमने, लैंग्वेज स्टेट फॉर्म किए गए थे। देन टेल मी द ट्रू एंड फॉल्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट ओनली इन अर्बन एरियाज। जस्ट अभी देखा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट exist only in urban areas। क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में होती है और रूरल एरियाज में? Is it true or false? It is totally false because the local self government are exist in the local level, rural areas. It is not in urban areas. Urban areas में क्या होता है, municipal corporation and municipalities या municipal committees। Then the popular name of the rural government is Panchayati Raj। The popular name of the rural government is a Panchayati Raj। Is it true or false? It is true। जो पॉपुलर नेम है गवर्नमेंट का, जो रूरल एरिया में जो जनरली लोग जानते हो कौन सी गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज। ट्रू। देन सेकंड, देन नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज द सरपंच। The chairperson of the municipal corporation is known as a sarpanch। Is it true or false? It is false। जो सरपंच होता है, it is the head of the village area, rural areas। जो विलेज एरिया होता है, रूरल एरियाज होता है, उनके हेड को सरपंच कहा जाता है, चेयरपर्सन नहीं कहा जाता। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में किस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं, पुलिस आता है, ट्रेड आता है, देन हमने देखा एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। लॉ एंड ऑर्डर, नेचुरल डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। एग्रीकल्चर भी आता है स्टेट लिस्ट में, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है स्टेट लिस्ट में, एजुकेशन भी आता है स्टेट लिस्ट में। क्या नहीं आता, नेशनल डिफेंस। वहाँ पे लिखा ही है नेशनल डिफेंस, राष्ट्र की सुरक्षा। तो नेशनल लेवल का काम कौन सी गवर्नमेंट करती है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। तो ये किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। ओके, देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे पूछा गया आपको कि इन इंडिया फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट on all those subjects which are included in the union list, state list, concurrent list and residuary powers। means federal इंडिया में फेडरल सिस्टम है and the state government have the power to legislate all those subjects। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसे पावर रहते हैं कि जो सब सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है। तो किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या रेसिडुअरी। ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया कि स्टेट के जो पावर होते हैं, तो स्टेट के पावर कौन हैंडल करता है, स्टेट पावर हैंडल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बार बार आपको बताया कि नेशनल लेवल के पावर जो है या नेशनल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट जो है
सॉर्ट आउट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट लेवल के स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। ये हमने देखा। जो ये तीनों सब्जेक्ट में नहीं आता, ना ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में आता है, ना ही वो यूनियन लिस्ट में आता है। ऐसे सब्जेक्ट किस इसमें आते हैं, रेसिड्यूरी पावर्स में आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने बार बार बहुत सारा इस चैप्टर का रिवीजन लिया, फेडरलिज्म का। आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट भी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, in this way we have completed this chapter. Then we will take the revision of previous chapter for your exam. आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन लेंगे। तो टुमारो विल टेक द रिवीजन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट एंड दैट इज द फ्रॉम हिस्ट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? व्हाट इज? ओके, तो प्लीज रीड दैट चैप्टर। आपको चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद हम रिवीजन लेंगे तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। और रिवीजन मीन्स इट्स नॉट इन अ डिटेल, इट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म। रिवीजन बोलते तो डिटेल में नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, रिवीजन लेना है। किसकी? चैप्टर नंबर फर्स्ट की हिस्ट्री की रिवीजन लेना है। तो प्लीज रीड चैप्टर, मेक अ नोट्स। आपको चैप्टर बनाना, रीड चेक करना है, नोट्स बनाना है और फिर आपको उसको वन बाय वन क्वेश्चन आंसर फॉर्म करना है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स जो नेशनलिज्म हमारा यूरोप में कैसे आया था, ये हम इसके रिवीजन लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।